2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी सरकार ने एक वादा किया था नौकरियों का। जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था उसी दिन बहुत सारी भर्तियों के बारे में भी नोटिफिकेशन आया था। सरकार नहीं आई, जैसे कुछ पास्ट में सर विपक्ष ने ऐसी चीज़ बोली है कि हम ये सीईटी खत्म कर देंगे, क्योंकि ये खुद ये पोर्टल खत्म कर देंगे, हाँ, ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। तो उस टाइम पे सर ऐसी हो गई। अब मेरे नंबर है 60 सर, तो मैं तो घर वालों को बोलूँगा अगर बीजेपी नहीं आई ना, नौकरी नहीं है। अब सीएम रह चुके हैं और जिनको सुपर सीएम का भी टैग मिला हुआ है, मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्होंने भी सीईटी क्वालिफाई का जो मुद्दा उठा था तब ये बोला था कि भाई बीच में हम पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो जाएगी और आगे वाली भर्तियों पे दिक्कत देगी वो। तो उनकी हिसाब से जब सर हमारी भर्ती विड्रॉल हुई, रीजन आपसे पूछते हैं तो एजी साहब ऐसे बोल, डीएजी साहब हमारे तरफ से पैरवी करते थे, मतलब हमारे केस के लिए डीएजी साहब आते थे। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें थोड़ी रीजन होगा कुछ, गवर्नमेंट जब चाहे, मतलब इस टोन में ही था सर उनका। पे भी देता है ना तब भी ये सोचते हैं भाई कहीं गलत ना लग जाए। तो हमने स्टार्ट किया सर वो लेना कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दो, हम वो कर रहे हैं, केस करेंगे, ऐसे ऐसे लीगल पॉइंट है हमारे पास में। सरकार विड्रॉल नहीं कर सकती भर्तियों को, ऐसे निकाल दो। सरकार खुद चाहती है कि बच्चे ग्राउंड लेवल पे घूमते रहे, हमारे आगे पीछे रहे, ताकि इनको और मुद्दा ही नहीं मिले, एक वेटिंग लिस्ट के चक्कर में ही घूमते रहे। ये चीज़ आज भी चल रही है सर। जैसे 2000 हमारी तो सर चलो मान लो 2024 की भर्ती है, हमारे साथी हैं सर स्टेनो से, उनकी भर्ती लास्ट आई थी सर 2015 में। 2015 में वैकेंसी आ गई, वो विड्रॉल कर ली सर। 2019 में फिर वो रीएड हुई, फिर विड्रॉल कर ली। 2022 में फिर रीएड हुई वो भर्ती, फिर विड्रॉल कर ली सर। आज स्टेनोग्राफर वाली सर आज तक नहीं। हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, सरकार के वादे के बाद भी नौकरी मिलती है नहीं मिलती है। जयराम रमेश जी, हाँ, तो उन्होंने इन भर्तियों पे ये बोल दिया कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट में सरकार को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है भर्तियों का। सर 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे जो हिम्मत सिंह जी हैं चेयरमैन, के पुलिस के 5600 पद, जिसमें 1000 पोस्ट आईआरबी की है, वो हम जल्दी से जल्दी आने वाले कुछ ही महीने में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे तो वे भर्तियां थी सर, कम से कम भी 30-32 हज़ार वैकेंसीज थी, ग्रुप सी की भर्तियां सर। ग्रुप सी की भर्तियां। कल को रिजल्ट आएगा, अगर सरकार बदलेगी तो ये भर्तियां क्या पता नहीं सरकार इन भर्तियों को ही कैंसिल कर दे अपने तरीके से। नमस्कार, मेरा नाम है सत्सिंह, दी हरियाणा टॉक्स में आपका स्वागत है। आज पॉडकास्ट स्टूडियो में मेरे विशेष मेहमान हैं सूरज भिवानी के रहने वाले हैं और सूरज पिछले कई सालों से लगातार हरियाणा के अंदर नौकरी पाने की कोशिश कर रहे हैं, वेल क्वालिफाइड हैं, सारे क्राइटेरिया मीट करते हैं। और 2024 में जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो बीजेपी सरकार ने एक वादा किया था नौकरियों का। जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था उसी दिन बहुत सारी भर्तियों के बारे में भी नोटिफिकेशन आया था। उसके बाद भी बहुत कुछ हुआ, 1 साल पूरा हो गया है। बीजेपी ने हरियाणा में ट्रिपल इंजन सरकार के बारे में काफ़ी कुछ कहा है। तो सूरत से हम जानेंगे हरियाणा में सरकारी नौकरी पाना कितना मुश्किल है, सरकार के वादे के बाद भी नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, काफ़ी सारी इस चीज़ से रिलेटेड हम बात करेंगे। सूरज, आपका हमारे पॉडकास्ट स्टूडियो में स्वागत है। सबसे पहले सत्सिंह जी, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। तो सूरज जी, मुझे ये बताओ कि आप जब पॉडकास्ट शुरू करने से पहले हम बात कर रहे थे बाहर बैठ कर के, तो आप कुछ बता रहे थे कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, शायद 2 घंटे पहले ही, यानी कि शायद दोपहर को अनाउंसमेंट होती है, सुबह सरकार ने एकदम से बम्पर भर्तियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वो क्या मामला है, कब से कोशिश करें और कितने सारे युवा आपकी तरह प्रभावित हैं? जी, जैसे कि जिस दिन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगना था
उससे 2 घंटे पहले एक हमारी जो भर्ती है हरियाणा पुलिस की, उसके साथ कुछ भर्तियाँ और थी, उनकी एकदम से एडवर्टीजमेंट निकाली जाती है कि ये बोल के कि भाई आपकी भर्ती तय समय से पूरी हो जाएगी, जिसमें हरियाणा पुलिस की एडवर्टीजमेंट नंबर 14/2024, 15/2024 और अन्य कुछ भर्तियाँ थी, जो उस टाइम पे ये बोल के एडवर्टीज़ की गई थी कि इन पॉलिटिकल तरीके से कोई लेना देना नहीं है, ये पाइपलाइन की भर्तियाँ, और जल्दी ही जो भर्तियाँ पेंडिंग है उनके साथ इन भर्तियों का जो प्रोसेस है आगे स्टार्ट किया जाएगा। और कौन कौन सी नौकरियों की बात कर ले मोटा मोटा समझने के लिए? उसमें सर जैसे एक तो हमारी हरियाणा पुलिस की कांस्टेबल वाली थी सर, एक IRB हरियाणा पुलिस में ही होती है सर, इंडियन रिजर्व बटालियन, तो वो भर्ती थी। माउंटेन वाली भर्ती थी, स्पोर्ट्स कोटे की वैकेंसी थी, और सर टीचर्स की वैकेंसी थी जो स्पोर्ट्स कोटे से ही थी। तो ऐसी करके भर्तियाँ थी सर। तो कितने सारी वैकेंसीज का वादा किया गया था कि ये भरी जाएंगी? उस टाइम तो लगभग सर सारी भर्तियाँ पेंडिंग में ही थी, तो मतलब मोटा मोटा अगर अनुमान लगाया जाए तो वे भर्तियाँ थी सर कम से कम भी 30-32 हज़ार वैकेंसीज थी, ग्रुप सी की भर्तियाँ सर। ग्रुप सी की भर्ती जी सर। 30-32 हज़ार, जी। यानी कि आचार संहिता जिस दिन लगी उसी दिन की बात कर रहे जी हैं। सर। यानी कि दोपहर को अगर आचार संहिता लगती है तो सुबह ये जी एकदम से सबको, युवाओं को एक सपना बेचा जाता है। हाँ उसमें सर जैसे 24 हज़ार का सब कुछ हो चुका था, 25 हज़ार जो कैंडिडेट थे उनका सब कुछ हो चुका था, रिजल्ट निकालना था। अगर सरकार अपना विवेक अच्छे से इस्तेमाल करती तो उन 25 हज़ार को पहले ज्वाइनिंग दी जा सकती थी सर, लेकिन इन्होंने किया इसके अपोजिट। 25 हज़ार तो बच्चे ऐसे ही भाई रिजल्ट की वेट करते रहे कि भाई कल को रिजल्ट आएगा, अगर सरकार बदलेगी तो ये भर्तियाँ क्या पता नहीं सरकार इन भर्तियों को ही कैंसिल कर दे, अपने तरीके से कर। तो इन्होंने क्या किया, जो डेडलाइन पे बंदे जो 25 हज़ार थे ना सर, उनको तो ये उम्मीद थी कि भाई हमारी तो है ही नौकरी, लेकिन जो डेडलाइन पे बच्चे थे वो भी ये सोच के भाई क्या पता हमारा नंबर आ जाए, तो हम भी सरकार को वो वोट बैंक के लिए किया था कुछ नहीं, लेकिन उसमें इंक्लूड हमारी भर्तियाँ और कर दी कि भाई आप टेंशन मत लो, जैसे ही इलेक्शन का जो रिजल्ट आएगा हम उसके बाद आपकी भर्तियाँ भी प्रॉपर तरीके से पूरी करवा देंगे इनके साथ ही। 8 अक्टूबर 2024 को फिर रिजल्ट भी आ गया। जी सर। और उसके बाद 8 अक्टूबर 2025 भी आ गई, 1 साल भी हो गया। और आज नवंबर 2025 है, तो 1 साल 1 महीने से ज़्यादा हो चुका है, यानी कि 13 महीने से ज़्यादा हो चुका है। क्या वो भर्तियाँ हुई? बिल्कुल नहीं हुई सर। मैं तो एक पॉइंट और रखना चाहूँगा सर, 16 अगस्त को हमारी ये भर्ती आई थी 2024 में। 18 अगस्त को कांग्रेस के रिप्रेजेंटेटिव हैं MP जयराम रमेश जी, हाँ, तो उन्होंने इन भर्तियों पे ये बोल दिया कि भाई कोड ऑफ कंडक्ट में सरकार को अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है भर्तियों का। को मान लो इलेक्शन के टाइम पे आप अगर कोई भर्तियाँ निकाल रहे हो तो सीधी सी बात है एडवांटेज मिलेगा गवर्नमेंट को, तो उन्होंने ये मुद्दा उठा दिया। तो ECI ने इस बात पे थोड़ा स्ट्रिक्टली वे में बोला गवर्नमेंट को कि आप इन भर्तियों की प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो लेकिन रिजल्ट नहीं निकाल सकते, जबकि ये चीज़ एक आप बोल सकते हो सोची समझी चाल, क्योंकि जिनको ये पता है कि अब आज कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है भर्तियाँ निकाल देते हैं। भाई बच्चों को क्या वो है, कोई बेवकूफ़ बैठी है जनता कि भाई हम भर्तियों को परोस देते हैं, सारा जो हमारा पीछे का किया जा रहा है ना वो हो जाएगा, ऊपर कवर अप हो जाएगा उनको। लेकिन उन्होंने ये रोक लगवा दी। फिर गवर्नमेंट की साइड से वो जो बयान आने शुरू हो जाते कि भाई कांग्रेस ने भर्तियाँ रुकवा दी, जबकि वो बिल्कुल सही तरीके से रुकवाई गई थी। वो तरीका था कि भाई आप कोड ऑफ कंडक्ट में ये भर्तियाँ नहीं करवा सकते। लेकिन कांग्रेस ने ये तो नहीं कहा कि भर्ती क्यों करे, उन्होंने तो सिर्फ टाइमिंग के ऊपर एक सवाल उठाया। बिल्कुल जरूर, मैंने स्पेशल मेंशनिंग, आप पब्लिक डोमेन में वे चीज़ें पढ़ी हैं, आप चेक करवा सकते हैं उनको। उन्होंने ये बोला था कि आप जो कोड ऑफ कंडक्ट है इससे पहले भी ये भर्तियाँ निकलवा सकते थे, आपके पास प्रॉपर टाइम था, आप पेपर भी ले सकते थे इनका इतने टाइम में, लेकिन आपने बिल्कुल डेडलाइन पे आके इन भर्तियों को एडवर्टीज़ किया है, मतलब नए बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए कि भाई हम आपके लिए भी नई भर्ती निकाल रहे हैं। तो जो उसमें सर HSSC के जो चेयरमैन हिम्मत सिंह जी, उन्होंने भी अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि अब ट्विटर पे भी हर जगह जो सोशल मीडिया पे उन्होंने ये चीज़ बोल दी थी कि ऐसे ऐसे हमारे हरियाणा पुलिस में हम नए 5600 पद विज्ञापित कर रहे हैं, जो बच्चा एलिजिबल है वो फार्म भर देना। ऐसे ही CM साहब ने बोला अगर
जो विपक्ष है अगर वो अड़ंगा ना डाले भर्ती प्रोसेस में, तो हम जल्दी से जल्दी इन भर्तियों का रिजल्ट जारी करके और बच्चों को नई सौगात देना है। बीजेपी सरकार ने एक नाम भी दिया था भर्ती रोको गैंग कि कुछ लोग हम भर्ती करना चाहते हैं लेकिन हमें भर्ती करने नहीं दी जा रही, कानूनी अड़चनें बीच में हटाई जा रही हैं और हम तो देखो भर्ती करने के लिए तैयार हैं। चलो खैर, वो चुनाव का परिणाम भी आ गया जिसमें बीजेपी सरकार तीसरी बार हरियाणा में रिपीट भी हो गई। उसके बाद किसने रोका है बीजेपी को? सर मैं इस बात पे भी बोलना चाहूँगा, एक तो जैसे ये सब कुछ हो चुका था सर, इलेक्शन उस टाइम पे ज्वाइनिंग तो देखो देनी थी, वो तो दे दी सर इन्होंने 25,000 की। लेकिन उसके बाद जो इलेक्शन के जो असली मुद्दा था हमारी भर्तियों का, जो इलेक्शन के टाइम से कुछ घंटे पहले निकाली गई थी, असली मुद्दा तो उनका था कि भाई आपने अनफेयर एडवांटेज तो उन चीज़ों का लिया कि भाई आपने नई भर्तियाँ निकाल दी इलेक्शन से पहले कि भाई इन भर्तियों का भी प्रोसेस हम जल्दी से जल्दी वो पूरा करने की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि आज फिजिकल ले लिए थोड़े दिन बाद ये कर देंगे। उन्होंने प्रॉपर बोला था, मेंशनिंग है कई वीडियो में, कि हम 3 महीने के अंदर इनको कर देंगे। सर 31 दिसंबर 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं हमारे जो हिम्मत सिंह जी हैं चेयरमैन, के पुलिस के 5600 पद जिसमें 1000 पोस्ट IRB की है, वो हम जल्दी से जल्दी आने वाले कुछ ही महीने में हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ऐसे हम फिर सर 12 फरवरी को पहली बार गए थे सर CPS राजेश कुल्लर जी से मिलने कि सर ऐसे ऐसे हमारी भर्ती अगस्त में निकली थी और फरवरी आ गया, तो आप इन भर्तियों पर थोड़ा संज्ञान लो ताकि इन भर्तियों का भी कुछ हो सके, आगे की प्रोसेस थोड़ी आगे बढ़ जाए। तो उन्होंने आश्वासन दिया, आप हम कॉल करते हैं चेयरमैन साहब के पास तो आपकी प्रोसेस स्टार्ट करवाएंगे। उन्होंने आश्वासन दे दिया, बोले आप घर पे चले जाओ हम करवा देंगे। उसके बाद सर हम मार्च में गए, मार्च में भी बोला विद इन अ वीक हम आपकी प्रोसेस स्टार्ट। कुल्लर साहब बोले सर, बोले बिल्कुल रेडी आपका, तो बिल्कुल जल्दी है ना फिजिकल की डेट दे देंगे आपको PMT PST की। तो हम बोले सर कोई दिक्कत नहीं, हम आ गए सर। अब मान लो ना से तो कुछ हाँ भी अच्छा सर, भाई हाँ करवाएंगे आपकी थोड़ी प्रोसेस स्टार्ट करवा देंगे। हम आ गए सर वापस, हम गए सर अप्रैल में, 4 अप्रैल को गए थे शायद, 4 अप्रैल को गए। हम गए थे सर 350-400 बच्चे कि हमारी प्रोसेस शुरू करो। उन्होंने अंदर बुलाया भी सर हमें, HSSC के जो चेयरमैन है उन्होंने ऑफिस में बुलाया भी। ऐसी फाइल रखी हुई जैसे मेरे हाथ में है ना सर, अभी ऐसे फाइल रखी थी, बोले वो फाइल उठा के देना, वो हरियाणा पुलिस वाली फाइल उठा के देना। तो उन्होंने फाइल दिखाई, बोला देख लो ये तुम्हारी फाइल है। उसमें सर अंदर क्या लिखा है, लेकिन हम तो फ्रंट पेज पे देख के ही जजमेंट दे देते हैं जल्दी, हरियाणा के बच्चे ऐसे ही। तो उन्होंने क्या किया, जजमेंट दे ऊपर का जो हमारा था ना मेन पॉइंट, जो टाइटल था वो पढ़ के हम बोले हाँ मतलब प्रोसेस तो सरकार सोच रही है हमारे बारे में। तो हम उस टाइम पे भी आगे बोले 1 हफ्ता का टाइम और दो, हम जल्दी से जल्दी आपकी मतलब फिजिकल स्टार्ट करके पेपर ले लेंगे। फिर सर इन्होंने क्या मुद्दा बना दिया, अगली जो मीटिंग हुई हमारी, हम इकट्ठा होके गए तो बोला, अभी चेयरमैन साहब ही बोले हमें कि अभी जो 24 ग्रुप हैं जो कोर्ट में फंसे हुए हैं वो जल्दी कैंसिल हो जाएंगे और उनके साथ ही आपकी भर्ती प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। तो सर कहाँ का मुद्दा कहाँ पे उठाया गया ये हमें भी समझ में नहीं आया उस टाइम पे। तो हम सोचे चलो सरकार इतनी मतलब कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही है ये चीज़ कि भाई हम 24 ग्रुप के कैंसिल होने का वेट कर रहे हैं, जैसे ही वो कैंसिल होते हैं या कुछ भी उनका डिसीजन आता है आपकी भर्ती प्रोसेस हम स्टार्ट कर देंगे। वो सर आज तक भी नहीं सुलझा है सर वो। तो अब बीच में कोर्ट वोट भी गए। मैं सर फिर हमने सर मतलब हमने किया सर ज्ञापन देने का काम। सबसे पहले हमने सत्ता पक्ष, क्योंकि नई सरकार आई थी अभी उनके पास समय है सर, तो वो ये तो है नहीं कोई बर्डन उनके पास में कि भाई हमें करवानी ही करवानी है। तो हम एक फॉर्मल रिक्वेस्ट करने के लिए उनके पास गए, हर एक MLA के पास, हर एक MP के पास। तो उन्होंने हमें ये बोला कोई ना हम CM साहब से बात करते हैं, आपकी जो भर्ती है हम उनको बोल देंगे, आप जो ज्ञापन दिया है आपने हम एज इट अभी पहुंचा देंगे। उन्होंने पता नहीं सर फैक्स करवाया या क्या करवाया हमारे सामने, हमें नहीं पता देखो इतनी टेक्नोलॉजी का। तो उन्होंने भेज दिया हो हमारे आँखों के आगे। हमने सर ना कोई DM छोड़ा उस टाइम पे, DM के थ्रू भी हमने हमारी जो एप्लीकेशन है मतलब जितने भी संवैधानिक तरीके हो सकते थे अब एक भर्ती करवाने के वो हमने उस टाइम पे किए। किस किस से मिले सत्ता पक्ष में? सत्ता पक्ष में सर हम
सीएम साहब से भी बहुत बार, संत कबीर कुटीर में हमारे बहुत हैं सर, वो मतलब जो गेट पास इशू होता है ना, मैं आपको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, आप दिखा सकते हो सर। अच्छा, जो हमारे जो कृष्ण बेदी जी हैं उनसे मिले, जो मतलब मैं एग्जैक्ट नाम नहीं पता सर, लेकिन 90 एमएलए है ना हरियाणा में, तो हम 90 से ही मिले हैं सर। जिसमें यानी कि विपक्ष वालों से विपक्ष वालों से मिले सर, बीजेपी के जो एक्टिव एमएलए हैं उनके बाद में, जहाँ से हमें ये नहीं लगा ना कि अब कुछ भी नहीं बचा, तब हम कांग्रेस के पास गए थे या और किसी दल के पास गए थे। तो कांग्रेस में भी आप कुछ नेताओं के पास गए? हाँ सर, हम गए थे सर, सबसे पहले गए थे रणदीप सुरजेवाला जी से मिलने। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को उठा दिया। अच्छा। हाँ, उन्होंने ये किया, आप पब्लिक डोमेन में उनकी पोस्ट देख सकते हो सर, ट्विटर पे बहुत एक्टिव हैं रणदीप जी। तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई आपने जो भर्तियां निकाली थी इलेक्शन के टाइम पे, वो एक चुनावी जुमला था या नहीं था? अगर चुनावी जुमला नहीं था तो इन बच्चों की मांग मान लो, आपने तो पूरी ही करवानी है वैसे भी। तो ऐसे ऐसे मुद्दा बहुत गर्म हो गया सर। तो ऐसे करते करते इन्होंने जुलाई में 2 जुलाई को इन्होंने एक विड्रॉल नोटिस साइट पे डाल दिया सर कि भाई ये जो बच्चे, और सर हमारी भर्ती विड्रॉल हुई, जो घूम रहे थे ग्राउंड लेवल पे हमारे हकों के लिए, जो घूम रहा था, जैसे हम हो गए स्टेनो की, हरियाणा पुलिस वाले और स्टेनो वाले, तो ये बहुत ज़्यादा घूम रहे थे सर उस टाइम पे कि हमारी भर्ती पूरी करवा दो, जो सरकार ने प्रॉमिस किया था उस पर खरा उतरो। तो आप लोग की भर्ती विड्रॉ हो गए? हमारी भर्ती विड्रॉल कर दी सर 2/7 को सर। तो जो इतने लंबे समय से आप खुल्लर साहब से मिले, फिर आप संत कुटीर में सीएम साहब से मिले, सत्ता पक्ष से मिले, विपक्ष से मिले, सब ने वादा किया हो गया, हो जाएगा। जी सर, हम बिल्कुल सभी ने अपना वादा तोड़ दिया सर एक किस्म से। तो मतलब आपके साथ उल्टा हो गया? हाँ सर, हमने बीच बीच में जैसे हमने वो ट्विटर कैंपेन चलाए कि हमारी हरियाणा पुलिस की भर्ती पूरी करो, स्टेनो की भर्ती पूरी करो, ये करो, जो पेंडिंग भर्तियाँ हैं वो पूरी कर दो। इन्होंने वो नहीं की सर, वो भर्तियाँ तो पूरी की नहीं। जिनकी मांग नहीं थी, ग्रुप डी की एक भर्ती थी जो पहले पूरी हो चुकी थी सर, इन्होंने क्या किया, डीएससी ओएससी का जो वो सब कैटेगराइजेशन था ना सर, उसको इम्प्लीमेंट करने के चक्कर में इन्होंने क्या किया, ग्रुप डी की एक नई भर्ती निकाल दी, ये बोल के कि ये वेटिंग लिस्ट है। 7267 मतलब लगभग 7200 वैकेंसी थी सर, वो ऐसे ही फ्लो में निकाल दी। जबकि अगर पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ होती तो जो बच्चा एलिजिबल है, जिसको सच में जरूरत है नौकरी की, तो वो बच्चा लगता है सर उसमें। लेकिन इन्होंने क्या किया, उसमें से भी जो 7200 वैकेंसी निकाली थी कम कर दी पहले कि भाई 6800 वैकेंसी, उसमें से बच्चों ने ज्वाइन किया 3000 ने, 4000 ने, वो वैकेंसी फिर से वेस्ट ऑफ चली गई। अब बच्चे फिर से लगे पड़े हैं, वो वहीं पे चक्कर काट रहे हैं सर कि हमारी भर्ती जो ग्रुप डी की उसकी वेटिंग लिस्ट अलग से निकाल दो। सरकार खुद चाहती है कि बच्चे ग्राउंड लेवल पे घूमते रहे, हमारे आगे पीछे रहे, ताकि इनको और मुद्दा ही नहीं मिले, एक वेटिंग लिस्ट के चक्कर में ही घूमते रहे। ये चीज़ आज भी चल रही है सर। जैसे 2000 हमारी तो सर चलो मान लो 2024 की भर्ती है, हमारे साथी हैं सर स्टेनो से, उनकी भर्ती लास्ट आई थी सर 2015 में। 2015 में वैकेंसी आ गई, वो विड्रॉल कर ली सर। 2019 में फिर वो रीएड हुई, फिर विड्रॉल कर ली। 2022 में फिर रीएड हुई वो भर्ती, फिर विड्रॉल कर ली सर। आज स्टेनोग्राफर वाली सर आज तक नहीं पूरी हुई है। कितनी भर्तियाँ हैं उनकी सर? है लगभग 3-3.5 हज़ार वैकेंसीज हैं उनकी। तो जो बच्चे 2015 से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब नोटिफिकेशन आएगा, भर्तियाँ निकलेंगी और वो भर्ती होंगे, तो 2015 से 10 साल तो सीधा यही जी सर। एक तो हमारे साथ वहाँ पे जब हम जाते थे ना सर रिक्वेस्ट करने, तो एक मतलब 43 साल का एक आदमी था, उसने आपकी सारी ज़िंदगी लगा दी सर। उसका लड़का पढ़ाई करने लग गया, एग्ज़ाम की तैयारी करने लग गया, लेकिन अब जो 2015 से वेट कर रहा था ना, वो बेचारा अब एलिजिबल ही नहीं है, सीईटी का फार्म भी नहीं भर पाया सर 2025 वाली भर्ती का। ऐसी व्यथा है सर। लेकिन बीजेपी जब हरियाणा में सरकार में आई तो उन्होंने कहा था कि हम 2 लाख भर्तियाँ हर साल देंगे, लाखों भर्तियाँ देंगे। आपका अपना अनुभव क्या है भर्तियों को लेकर के, क्योंकि आप तो भुगतभोगी हो? जी सर, मैं इसमें है ना औरों को दोषी नहीं ठहराना, सरकार को ठहरा रहा है यहाँ पे। मैं एक जो हमारे न्यूज़पेपर हैं सर, सभी को पता है कितनी वैकेंसीज फिलअप हुई हैं या कितनी नहीं है। एक अखबार है, मैं नाम अगर आप चाहो तो मैं ले सकता हूँ उनका नाम भी, या रहने दूँ आप देख लो वो
तो उनके उसमें एक न्यूज़ पब्लिश होती है सर कि हरियाणा सरकार ने 35,000 बच्चों को दी नौकरी नई सिरे से, जबकि सर ग्राउंड रियलिटी ये 3,000 बच्चे लगे हैं। तो वो 32,000 का आंकड़ा कहाँ से लाए हैं, कहाँ से नहीं सर, आज तक नहीं पता चल रहा। तो प्लांटेड की होगी वो सरकार के पक्ष में, वो प्रेस नोट सरकार से बना हुआ आया होगा और अखबार ने बिना तथ्य पर ऐसे चिपका दिया होगा। जी और सर हमारी जैसे हम भर्तियों के लिए घूम रहे थे, हमने बहुत बार ट्राई की अखबार में निकलवाने के लिए, ये हमारी ये दिक्कत है, हमारी नहीं सुनी सर। मीडिया ने आपकी नहीं सुने? नहीं सर, मीडिया ने नहीं सुनी बिल्कुल भी। क्या उनका लॉजिक क्या था कि लॉजिक कुछ नहीं, बात करते बोले हाँ कर देंगे। जो वेल नोन अखबार जिसका मैं अभी बोल रहा हूँ ना, ये ऐसे 35,000 का जिन्होंने विवरण दिया, उनसे भी बात की हमने, लेकिन कोई मुद्दा ही नहीं उठाया सर उन्होंने। मतलब बेरोजगार युवा या जो एलिजिबल हैं और सरकार की भर्ती निकालने के बाद भी जो अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी करवाना चाहते हैं, आपका कहने का मतलब है ना सत्ता पक्ष सुन रहा है, ना विपक्ष सुन रहा है, ना मीडिया सुन रही है, कोई नहीं सुन रहा है। तो एक अकेली सरकार को जिम्मेदार ठहराना भी सही नहीं है। सही नहीं है सर, क्योंकि आज हरियाणा में 37 विधायक हैं। अगर 37 विधायक ईमानदारी से ये जोर लगाएं कि बेरोजगारी वाला मुद्दा सुलझाया जाए, आप लोगों का तो भर्ती बकायदा सरकार ने खुद ही निकाली थी, अगर विपक्ष अगर जोर लगाता तो सरकार की क्या मजाल है कि वो उस भर्ती प्रक्रिया को पूरी ना करती। और मीडिया का काम है माहौल बनाना जी, तो अगर मीडिया अपना काम ईमानदारी से करता तो सरकार की भी हिम्मत नहीं थी कि वो उस भर्ती प्रक्रिया को, चाहे स्टेनो की हो चाहे हरियाणा पुलिस की हो। तो आपका कहने का मतलब है कि आज के पढ़े लिखे युवा को जो नौकरी की तलाश में, उसको तीनों से शिकायत है। बिल्कुल सर, तीनों से ही है। एक सर उसके बाद हमने ये किया, हम गए सर खुलर जी के पास फिर से। अच्छा। मैं 10 जून को गया था, तो उन्होंने ऐसे बोल दिया, जैसे मैं था स्टेनो के कुछ बच्चे थे, तो स्टेनो वालों को ये बोल दिया कि आपकी भर्ती तो कोर्ट में उलझी हुई है, तो आप कोर्ट के थ्रू ही देखना उस चीज़ को। तो मैं पास में था, तो उन्होंने बोला आपकी भर्ती ओल्ड पे ही रीएड होगी, जो ओल्ड सीट है जिसके थ्रू आपकी भर्ती निकली थी ना, उसमें कुछ टेक्निकल ग्लिच है, ये है वो है। उन्होंने 2-3 पॉइंट बताए, टेक्निकल ग्लिच है, आपके जो फॉर्म फिलअप में दिक्कत आई हुई बच्चों को, तो उनको दिक्कत ना हो तो इस भर्ती को हम रीएड करवा देंगे ओल्ड सीटी में, ये भर्तियाँ नई सीटी में नहीं जाएंगी। वैसे रूल तो सर यही है कि एक बार जो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होगी ना, तो एडवर्टीजमेंट में तो उसके अकॉर्डिंग हो गया, बीच में रूल नहीं चेंज कर सकते हम। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट, एक नहीं है सर, बहुत सी जजमेंट है, तो उनको भी पता था इस चीज़ का कि भाई पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते। और साथ में सर जो हमारे एक्स सीएम रह चुके हैं और जिनको सुपर सीएम का भी टैग मिला हुआ है, मनोहर लाल खट्टर जी, तो उन्होंने भी सीईटी क्वालिफाई का जो मुद्दा उठा था तब ये बोला था कि भाई बीच में हम पॉलिसी चेंज नहीं कर सकते, वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ हो जाएगी और आगे वाली भर्तियों पे दिक्कत देगी वो। तो उनकी हिसाब से जब सर हमारी भर्ती विड्रॉल हुई, तो इसमें भी बोल दिया कि हाँ, जो विड्रॉल नोटिस आया था ना सर, उसमें ये चीज़ मेंशन कर दी कि ऐसे ऐसे जो ये 15 एडवर्टीजमेंट हमने विड्रॉल की है, इनको हम एक बार पेपर ले लें सीईटी 2025 का, उसके बाद री-ऐड कर देंगे। उस दिन हमें ये समझ में आई हमारे साथ खेल हो गया। तो उस दिन हमें ये हो गया सर एहसास किया हमारी भर्ती तो गई, ये नए बच्चे इंक्लूड होंगे इसमें। जो बच्चा सर पीछे की भर्तियों में एलिजिबल ही नहीं था, जो पीछे की भर्तियों में 17 साल का था, उसको आप हमारे बराबर में ला रहे हो आज के टाइम पे कि भाई हाँ ये बच्चा भी एलिजिबल है। जबकि जो हमारी ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट थी जिसके थ्रू ये भर्ती निकली थी, उस टाइम पे तो वो एलिजिबल ही नहीं था। सारा चक्कर ही इसी चीज़ का है सर, एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही होती है भर्ती, वो एक रूल फ्रेम के साथ है। सूरज, आपको लगता है कि जो आप लोगों का ग्रीवियंस है, जो आप लोगों का दर्द है, वो सरकार या अफसर, जैसे आपने खुल्लर साहब का नाम लिया, वो इस बात को समझ नहीं रहे हैं, समझना नहीं चाहते हैं, या वो करना ही नहीं चाहते हैं? सर जहाँ तक मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है ना सर, तो उन्होंने ये देख लिया कि इलेक्शन तो जीत ही चुके हैं, ये भर्तियाँ पीछे काउंट कर ली हमने कि हमने ये 30-32 मतलब ये भर्ती निकालने का फ़ायदा तो उठा लिया। हाँ, भर्ती का निकाल के हमने फ़ायदा तो उठा लिया इलेक्शन में। अब एक काम करो, इन भर्तियों को विड्रॉल करो,
न्यू सीटी में इनकी काउंटिंग करवा देते हैं हम भर्तियों की, कि हमारे पास 8368 वैकेंसीज तो हैं ही हैं, हम इसमें ऐड ऑन करके कुछ भर्तियाँ और ऐड ऑन करके न्यू सीटी में एक अच्छा आंकड़ा दे देंगे सब जनता के सामने कि भाई हमने इतनी 10,000 या 15,000 या 20,000 वैकेंसीज न्यू सीटी पे करवा दी, जबकि वो उनमें से 8368 वैकेंसीज तो पहले की हैं सर। लीडर ऑफ अपोजिशन है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनसे भी मिले आप? उनसे भी वैसे मैं नहीं मिला सर। नहीं, लेकिन आप लोग हाँ, जो हमारे स्टेनो के जो बच्चे हैं वो उनसे शायद 2-2.5 घंटे मिले भी हैं। अच्छा, मिले हैं। तो क्या हुड्डा साहब ने, क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन है, क्या उनको कोई एश्योरेंस दिया गया कि उनका मुद्दा उठाएंगे? हुड्डा साहब ने तो वैसे तो वो पोस्ट तो की थी, लेकिन पब्लिक डोमेन में वो मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात नहीं उठा पाए। और ना ही सर कोई कांग्रेस का जो, हाँ एक है सर, शायद बादली से हैं वो, नरेश बादली से हैं, बेरी से है, कुलदीप वत्स, उन्होंने मुद्दा उठाया था सर, अभी भी उठाया था, थोड़े दिन पहले भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके? नहीं, उसमें विधानसभा के सत्र में उठाया था। तो भले आप कब तक करवा दोगे, तब सीएम साहब ने ये बोल दिया कि न्यू सिटी में, जबकि विलिंग तो है ही नहीं सर। ये हमारी प्रेयर ये थी कि जो जैसी उस टाइम पे आपने माहौल बनाया था भर्तियों का कि भाई अभी हो जाएगी पूरी सर, मान लो कोई भी बड़े लेवल पे कोई भी रैली करते उसमें भी बोलते हम 5600 के लिए अभी आपकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे। कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती उसमें भी सीएम साहब यही बोलते। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये पूछ लिया किसी जर्नलिस्ट ने कि भाई सर जो आपने भर्ती निकाली थी वो उसकी प्रक्रिया ठप है, एग्जैक्ट वर्डिंग में ही बोल दिया सर उन्होंने, ठप है। तो सीएम साहब ऐसे बौखला के हो गए, बोला कोई प्रोसेस ठप नहीं है, अभी तो सीईटी लेना, हमने एक बार सीईटी लेना, उसके बाद हम प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ओल्ड सीईटी की जितनी भर्तियाँ जो पेंडिंग है उनकी प्रोसेस स्टार्ट कर देंगे, ठप नहीं है, ऐसे कर दिया था। और उसके 2 महीने, जैसे अप्रैल में थी, 24 अप्रैल की थी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस शायद, तो उसके 3 महीने बाद इनको याद आते नहीं भाई ये भर्ती नहीं करवानी, ये तो विड्रॉल करनी है यार। सर इसमें एडमिनिस्ट्रेशन का भी बहुत बड़ा योगदान है, जैसे सीपीएस हो गए, चीफ सेक्रेटरी हो गए, अनुराग रस्तोगी जी हैं वैसे तो अभी, और राजेश कुल्लर सर का तो नाम है हरियाणा में कि भाई मतलब एक किस्म से सीएम ही वो हैं, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं तो उनकी देख रेख में ही लिए जाते हैं सर। तो हमने भी वही सोचा था कि हमारी भर्ती अगर कोई पर्सन करवा सकते हैं तो वो राजेश कुल्लर जी हैं। हम उनसे मिले भी हैं, बहुत ज़्यादा बार मिले हैं सर उनसे, तो इतनी बार तो हम सीएम साहब से नहीं मिले। उन्होंने ऐसे आश्वासन दिए कि हो जाएगी आपकी भर्ती, टेंशन मत लो, बजरंग बली जी पे भरोसा रखो आप, ये सर। लेकिन जब सर कोई हमें नहीं लगा ना कि यहाँ से नहीं होगा अब कुछ भी, तो हम एक चीज़ बच गई सर, न्यायपालिका, तो हम उसकी शरण में गए। हमने किया सर इकट्ठा जो भी हमारा हो जाता है, मतलब जो साथ में थे हमने इकट्ठा किया। अब गरीब घर से हैं बच्चे सर, कोई 100 रुपये भी देता है ना तब भी ये सोचते हैं भाई कहीं गलत ना लग जाए। तो हमने स्टार्ट किया सर वो लेना कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन कर दो, हम वो कर रहे हैं, केस करेंगे, ऐसे ऐसे लीगल पॉइंट है हमारे पास में, सरकार विड्रॉल नहीं कर सकती भर्तियों को ऐसे। भाई इलेक्शन का फ़ायदा भी उठा लिया, लेकिन अब उन्होंने करना ये चाहिए था कि इन भर्तियों को पूरा करवा के, ताकि आगे सरकार को दिक्कत ना हो, एक प्रक्रिया तरीके वाइज से चलती मिले इनको। तो सर इन्होंने क्या किया, हमने सर मतलब थोड़े मोटे रुपए, अब ये तो है नहीं सर, गरीब घर के बच्चे हैं सभी, 10 लाख में अक्षय भांजी को कर लें, जो सीनियर एडवोकेट है अक्षय भांजी, अब वो तो एक तरफा कर ही देंगे केस को, सॉलिड केस था तो वो तो सुनते भी नहीं सर किसी की। तो ये तो है नहीं, हमें सर हमारा आंकड़ा हुआ 1 लाख रुपए तक का, तो हमने जो हमारे अकॉर्डिंग ठीक थे सार्थक गुप्ता उस टाइम पे, जो सीईटी के जिन्होंने 5 नंबर सोशियो इकोनॉमिक वाले हटवाए थे ना, हमने वो कर लिया भाई, रुपए इकट्ठे करवा के कर लिया। हमारा केस जिस दिन लिस्ट हुआ ना सर, वो 32 सेकंड में ही डिसमिस हो गया सर, कर दिया। उसमें जजमेंट में ये आया कि सरकार के पास प्रेरोगेटिव है। तो जबकि कानून क्या कहता है? कानून ये कहता है कि सर सरकार के पास राइट है भर्ती लाने का और विड्रॉल करने का, लेकिन उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि सरकार का आर्बिट्रेरी जो एक्शन है ना वो सिद्ध ना हो, जबकि हमारी भर्ती में सर आर्बिट्रेशन ही साफ दिख रहा है। तो डबल बेंच में गए, फिर डबल बेंच में गए सर, हम डबल बेंच में हमारी 3 सुनवाई हुई, तो हमने ये बोल दिया कि हमारे जो एडवोकेट थे अभिजीत सिंह रवाले, तो जैसे डबल बेंच में सर हमारे आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी,
बच्चे भी जैसे सिंगल बेंच की जो जजमेंट थी उसने हमारे आधे बच्चे तोड़ दिए, आधे का मतलब सारे ही तोड़ दिए, हौसला तोड़ दिया। हौसला तोड़ दिया सर उस टाइम पे। तो हम बच गए सर, 20-22 बच्चे बच गए उस टाइम पे। तो फिर हमने थोड़ा और जोर लगाया, चलो भाई लास्ट एक ट्राई कर लेते हैं। तो हमने किया सर। तो जिस दिन फर्स्ट हियरिंग थी उस टाइम पे जज साहब ने ये बोल दिया, हमने बोला सर कि रीज़न नहीं दे रखा इन्होंने, जबकि स्टेट का कोई भी एक्शन होता है ना सर वो फेयर होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी अपने आप दिखनी चाहिए। वो मतलब कोई ये नहीं कोई एक नोटिस निकाल दिया, नोटिस में ही दिखनी होनी चाहिए ये चीज़ है भाई। और हम इस तरीके से इन भर्तियों को विड्रॉल कर रहे हैं ताकि पब्लिक इंटरेस्ट में ये चीज़ वैल्यूएबल साबित हो, आगे जो रिक्रूटमेंट आएगी ना तो उसके लिए भी स्मूथनेस होगी इस चीज़ में। लेकिन उस जो हमारा नोटिस था विड्रॉल वाला नोटिस, उसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं थी सर। एक मेमो लिखा हुआ था, हरियाणा गैजेटेड नोटिफिकेशन मेमो नंबर, वो सर ना तो आरटीआई से दे रहे ना कोई और, जो रिप्लाई फाइल करने के लिए बोला था ना सर कोर्ट ने, तो इन्होंने 3 हियरिंग ले ली सर उसमें। हम आज करेंगे फाइल, कल करेंगे, आके सर जो थर्ड हियरिंग थी उसमें इन्होंने ऑन द स्पॉट दे दिया वो एफिडेविट कि भाई ये है, हमने सीईटी का पेपर ले लिया, उसके रिजल्ट की वेट करें। कोई एजेंसी जो खुद पेपर ले रही है सर, जिनको ये पता हमारा रिजल्ट तैयार है या नहीं है, वो वेट कर रही है सर रिजल्ट का। जो संस्था खुद पेपर ले रही है वो वेट कर रही है रिजल्ट कब आएगा। यानी कि सर इससे तो ये साबित हो रहा है कि गवर्नमेंट जब चाहेगी तब रिजल्ट आएगा। जबकि हमारे मुख्यमंत्री साहब भी ये बहुत बार बोल चुके हैं सर कि HSSC एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक संस्था है ये, तो कम से कम इतना फ्री हैंड तो होना चाहिए, उनको ये पता चले कि भाई आज रिजल्ट आने वाला है, आज हम ये भर्ती निकालेंगे। उनके पास पावर ही नहीं सर। ये तो वैसा आपको न्यायपालिका से भी शिकायत है? न्यायपालिका की तो आगे सर हमने क्या किया उसमें मैं जो हमारी 4 नवंबर को जो हियरिंग थी उसमें बताऊंगा सर मैं आपको। 4 नवंबर को हमारी हियरिंग हुई, तो वो चली थी सर 7 मिनट और 29 सेकंड पूरी हियरिंग की वो थी। तो उनमें से जज साहब ने 3 मिनट में सरकार को एक तरफा आर्बिट्रेरी साबित कर दिया था, भाई तुम्हारी मनमानी है ये चीज़। रीजन आपसे पूछते हैं तो एजी साहब ऐसे बोल, डीएजी साहब हमारे तरफ से पैरवी करते थे, मतलब हमारे केस के लिए डीएजी साहब आते थे। तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो हाँ ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, इसमें थोड़ी रीजन होगा कुछ, गवर्नमेंट जब चाहे, मतलब इस टोन में ही था सर उनका कि गवर्नमेंट कर सकती है विड्रॉल, गवर्नमेंट का डिसीजन है। जबकि हमारी प्रेयर ये थी कि कोई रीजन तो दो, आप कुछ भी कर रहे हो एक प्राइवेट एम्प्लॉयर की तरह बिहेव थोड़ी कर रहे हो आपके साथ में बहुतों की एक्सपेक्टेशन जुड़ी हुई है कि गवर्नमेंट है। और हरियाणा में सर और कोई मुद्दा भी नहीं है, कोई कास्टिज्म का धर्म का ये तो है ही नहीं, सारा मुद्दा इलेक्शन का ये है कि हमने इतनी भर्ती दी, बिल्कुल सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है सर। हमने 2 लाख वैकेंसी दे दी, 50,000 वैकेंसी दे दी, ये है, ये मुद्दा है सर। अब बच्चा तो एक्सपेक्टेशन तो यही रखेगा कि भैया हाँ आगे आने वाले टाइम में इतनी भर्तियाँ आने वाली हैं, ये फीलिंग थी। तो मामला फिर अभी कोर्ट में ही है? नहीं सर, उसमें भी डिसमिस हो गया, मैं वहीं पे आने वाला था सर। तो विदाउट रीजन हमने ये चीज़ का रखा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है कि स्टेट का जो भी एक्शन है वो एक रीजनेबल वे में होना चाहिए, और वो आर्टिकल 14 यानी कि इक्वालिटी पे होना चाहिए, किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए उसमें। तो इन्होंने सर उस जो हमारा केस था उसको भी डिसमिस करवा दिया एक लाइन पे कि भाई हमने पेपर ले लिया सीईटी का और हम इसका रिजल्ट आते ही इन भर्तियों को रीएड कर देंगे, जबकि ये रीजन नहीं होता सर। ये एक एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस होता है सर, सरकार की सहूलियत होती है कि भाई वो किस तरीके से आगे आने वाली रिक्रूटमेंट को मतलब फर्दर अच्छे से वो कर ले सर, इनको प्रोसेस में ला दे। लेकिन इसको एक रीजन बना के हमारे सामने पेश कर दिया कि ये रीजन है, जबकि रीजन होना चाहिए वो रीजन पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए, या हमारी भर्ती में किसी प्रकार की इरेगुलरिटी हो, या कोई पेपर लीक हो गया हो सर, या कुछ और दिक्कत हो गई, या सरकार के पास मान लो ये चीज़, अगर ये चीज़ भी बोल देते ना कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना में बहुत ज़्यादा रुपया इन्वेस्ट कर दिया, हमारे पास अभी फंड्स नहीं है पेपर लेने में, ये एक पॉइंट हो सकता था सर। लेकिन नीयत ना हो तो? नीयत यही है सर, नीयत थी नहीं वैसे भी, तो इन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस को ही रीजन बना के हमारे सामने पेश कर दिया। और हमारी न्यायपालिका ने भी सर उसमें डॉक्ट्रिन नहीं की,
ना कोई जांच देखी कि भाई आर्बिट्रेरी है या गवर्नमेंट का डिसीजन नहीं है। तो जज साहब ने बोल दिया प्रेरोगेटिव है इनके पास, विशेषाधिकार है, ये चाहे तो भर्ती करवाएं, ये चाहे तो भर्ती ना भी करवाएं, आपका कोई राइट नहीं बनता। जबकि सर हमारी भर्ती कोई प्री की भर्ती तो है नहीं, हम प्री दे के बैठे हैं सर, क्वालिफाइड बंदे हैं। हम ऐसी भर्ती की वेट कर रहे हैं जैसे क्वालिफाई हो गया, हमको ये उम्मीद है कि हम कंसिडर करे जाएंगे। अगर कोई भर्ती CET 2022 पे आती है, हमारे मार्क्स अच्छे खासे हैं, हम कम से कम कंसिडरेशन का तो मौका होना चाहिए सर। राइट नहीं है, अपॉइंटमेंट का राइट नहीं है, हम भी मानते हैं अपॉइंटमेंट का कोई भी राइट नहीं है हमारे पास में। क्या पता कल को हम जिस सिचुएशन में बैठे हैं उस टाइम पे हमारी वो जो OMR सीट है वो गलत भरी जाए, ये चीज़ है। लेकिन कंसीडर तो करो। पॉलिसी के तहत आप पहले ही बता रहे हो कि आपकी जो भर्ती आ रही है हरियाणा पुलिस की या स्टेनो की भर्ती, जो एडवर्टीजमेंट में सर साफ लिख रहे हो आपके, ये भर्ती स्पेशल उन बच्चों के लिए है जो CET 2022 क्वालिफाइड है। लेकिन आप उस चीज़ को, भर्ती को विड्रॉल कर रहे हो ये रीज़न देके कि हम इस भर्ती को CET 2025 में लेंगे, जिस बात का कोई तुक नहीं बनता सर। एक सुप्रीम कोर्ट में सर एक जजमेंट है, उसमें ये चीज़ लिख रखी है कि कोई भी न्यू पॉलिसी सर पास्ट रिक्रूटमेंट पे अप्लाई नहीं कर सकते आप। लेकिन उस चीज़ की भी हमारे माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी अनदेखी कर रखी है सर। तो सूरज हरियाणा का एक ऐसा युवा है जो पढ़ा लिखा है और ईमानदारी से, मेहनत से, सारी नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करके एक नौकरी पाना चाहता है। विधानसभा चुनाव में जिस दिन आचार संहिता लागू होती है उस दिन भर्ती का एक लॉलीपॉप जुमला दिया जाता है। उसके बाद क्या क्या हुआ, सूरज ने एक एक करके और जिस तरह के लॉजिकल पॉइंट्स, जितनी क्लैरिटी के साथ, क्योंकि इससे साफ पता लगता है कि ये और ऐसी हज़ारों युवा भुगत भोगी हैं। और इसमें स्टेनोग्राफर भी हैं, हरियाणा पुलिस में तो ये खुद हैं, 6'2" की हाइट है। कब हरियाणा पुलिस में भर्ती होने का सपना देखा था, पढ़ाई लिखाई करके, मेहनत करके, फिजिकल टेस्ट क्लियर करके, मेडिकल टेस्ट क्लियर करके, और सरकार ने खुद भर्तियां निकाली और फिर बाद में मुकर गए। दोस्तों, सारी केस स्टडी, सूरज तो एक एग्जाम्पल है, ऐसे हज़ारों युवा हैं हरियाणा में, मेरा मानना है लाखों हैं, पर चलो नंबर जो भी हो, लेकिन ऐसे युवा जब सरकार इनके पास कोई चारा ही ना छोड़े और ऐसे ठग ले तो क्या युवा की हालत होती है। सूरज एक आम परिवार से आता है, भिवानी ज़िले में तोसाम के पास भुरटाना इनका गांव है, बिल्कुल एक साधारण परिवार से आता है। और ऐसे हज़ारों सूरज हैं हरियाणा में जिनके साथ सरकार ने ये बना रखी। अभी हाल ही में सरकार ने तीसरी बार बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा होने पर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, स्टेट लेवल पर भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी बहुत कुछ किया था, ये दर्शाने के लिए, बताने के लिए कि बीजेपी सरकार आ गई है, राम राज्य आ गया है। उसका तो हमें पता नहीं, लेकिन सूरज ने अपनी कहानी बताई, आप सबके सामने है, इस पर आप कमेंट कीजिए। और सूरज जाने से पहले कुछ और कहना चाहते हैं आप? सर, राम राज्य की थोड़ा बोलना चाहूँगा मैं। सर, गलती 3 की तो हमने अभी डिस्कस कर ली, लेकिन चौथी गलती है सर बच्चों की, जो इनको सत्ता में ला रहे हैं। क्योंकि पिछली बार जो जैसा का रुझानों में देख रहे थे, ग्राउंड लेवल पे सर हम घूमे हैं, तो ग्राउंड लेवल पे तो सच्चाई इसके बिल्कुल अपोजिट थी। वैसे तो देखो जैसे, लेकिन उस टाइम पे स्टूडेंट ने जो रोल प्ले किया था कि भाई चलो सरकार कम से कम भर्तियों की सोच तो रही है, तो वो वोट कहीं ना कहीं इनके काम आए सर। माहौल जो बना के आपकी भर्ती 24, सर मान लो मेरा कोई भाई है सर, मैं एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरा कोई भाई है या मैं खुद हूँ, मैं घर वालों को ये बता दिया मेरे नंबर बन गए 60, लिस्ट लगेगी 58 पे, मतलब पता चल जाता है कि ऐसे ऐसे, मतलब यूट्यूब पे भी कट ऑफ की वीडियो देख के मतलब इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है बच्चों में। आजकल तो चलिए ऐसा रहा है, नौकरी तो लग चुका हूँ। अब सर मैं नौकरी के लिए
एलिजिबल हूँ, मेरे नंबर भी 60 बने हुए हैं। जब कट ऑफ मैं देख चुका हूँ यूट्यूब पे कि 58 पे कट ऑफ लगी हुई है, मेरे घर वालों को मैंने बता दिया कि 2 नंबर फालतू है सर। उस टाइम पे घर वाले तो ये सोचेंगे, फिर भी एक डर और है सर कि अगर सरकार नहीं आई, जैसे कुछ पास्ट में सर विपक्ष ने ऐसी चीज़ बोली है कि हम ये सीट ही खत्म कर देंगे, क्योंकि ये खुद ये पोर्टल खत्म कर देंगे, हाँ। ये खत्म कर देंगे, वो खत्म कर देंगे। तो उस टाइम पे सर ऐसी होगी। अब मेरे नंबर है 60 सर, तो मैं तो घर वालों को बोलूँगा अगर बीजेपी नहीं आई ना, नौकरी नहीं है। अब मेरे परिवार में जितने भी हैं, मम्मी पापा भाई बहन जितने भी हैं, वो बोले भाई मेरा भाई तो लगना चाहिए, वोट बीजेपी को ही जाना चाहिए। चाहे आप देना चाहते थे या नहीं थे। नहीं हाँ सर, तो वो मान लो मेरी कोई पार्टी है, मैं तो नोटा पे वोट डालना चाहता हूँ भाई, मेरे को तो कोई भी पार्टी पसंद नहीं है, तो वो आज जाता जाता एक बार तो है ना फैमिली मेंबर को ये दिमाग में आएगा नौकरी पे जाएगा। नौकरी पे, हाँ भाई चलो इसके कर दें सर। प्लस में सर एक ये तो मैं हो गया, लेकिन उस पोस्ट के लिए एलिजिबल 4 गुना थे सर, यानी कि मेरे साथ 4 बंदे और थे सर, और उनके परिवार भी, रिश्तेदार, दोस्त। ये सर चुनाव ये इतना आसान दिख रहा है ना सर, बिल्कुल ये बिल्कुल इतना आसान नहीं है। 4 गुना बच्चे, 4 गुना के जो परिवार मेंबर, जितने भी परिवार के जो सदस्य हैं वे, और अब मान लो मेरी मम्मी है, अब मेरे कोई रिश्तेदार से बात कर रही हैं तो उस टाइम पे ये बोलेंगे हमारे लड़के का तो होने वाला है, बस अपने हरियाणा में तो सर वैसे चलता रहता भाई, मारा का तो हो गया, मारा की तो बस वेटिंग लिस्ट आनी है भाई, थम भी अब मम्मी होगी मौसी के पास कॉल करेगी, हे उसने देना वोट, हमने बीजेपी ती वोट दियो या सरकार आओगी जी। तो बीजेपी सरकार जब आई तो बहुत खुशी हुई होगी, हमारी तो भर्ती हम तो लग गए। हाँ लग गया, हर एक में खुशी है सर, लेकिन वो चीज़ ग्राउंड लेवल पे वो चीज़ तो बिल्कुल नेगलेक्ट करी जा रही है कि ऐसे ऐसे फंसाया भी जा रहा है। लगना तो एक ही है, लेकिन राहुल गांधी ने भी ये कहा था कि आंकड़ा अगर आप देखें, जितनी वोट बीजेपी और कांग्रेस में फर्क है ना हरियाणा में, 22,700 समथिंग, 23 मान लो आप। हाँ हाँ, और आप ये देख लो जितने नंबर आपके ना रहे हो तो लाखों वोट है। हाँ बिल्कुल सर ऐसे ही हो गया। तो सर उसमें जैसे नौकरी तो एक को ही मिलनी थी, लेकिन इन्होंने बाइंड कर दिया उसको, प्रभावित हो गए ना। 3 बंदे ऐसे हैं जो उम्मीद में ही वोट देंगे, क्या पता भाई जो बच्चा कंसीडर किया जा रहा है वो नौकरी ना ले, क्या पता उसका और कहीं पे हो जाए। तो वो 3 लाइन में ही है सर कि भाई हाँ चलो इसके साथ साथ रहते हैं थोड़ा, अगर ये 19-21 होती है ना तो हमें भी मिल जाएगी। मतलब यार सर वो 59 वाला तो उम्मीद में है ही, हाँ बिल्कुल है, या 57 वाला उम्मीद में तो है ही कि भाई चलो मतलब 58 ये बोल रहे हैं तो क्या पता 59 पे चली जाए तो मेरा हो जाएगा भाई, 59 वाला तो यही सोचेगा। तो कहने का मतलब है कि युवाओं के साथ क्या गेम हुआ, सूरज वही समझाने की कोशिश कर रहा है। और अभी बिहार में भी परिणाम आया है, और बिहार में भी बहुत कुछ कहा जा रहा है कि चुनाव से उससे पहले किस तरह से जो वर्ल्ड बैंक से पैसा आया था डाइवर्ट कर दिया, महिलाओं को 10-10 हज़ार की एक रिश्वत दी गई है, इस तरह का विपक्ष आरोप लगा रहा है। हरियाणा में भी क्या हुआ, हरियाणा में सूरज आपके सामने केस स्टडी है, और ऐसे हज़ारों लाखों सूरज हैं हरियाणा में कि उन्होंने बीजेपी को किस गफलत में वोट दी थी और कैसे क्या हुआ था। खैर सूरज, अभी हम लंबी बात करेंगे तो कॉन्वर्सेशन लंबी हो जाएगी जी। और आपने अपनी बात बताई, अपना दर्द बताया, और बाकी तो देखो हमारे जो ऑडियंस है कमेंट करके बताएंगे कि आपको सूरज की बात से क्या लगता है और क्या आपका कहना है, ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। सूरज, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सत सिंह जी।